गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो जी, गोइंग इन सीक्वेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है म्यूचुअल फंड्स। कॉन्सेप्चुअली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस इज ऑल्सो चैप्टर फ्रॉम सेक्शन 1। सेक्शन 1 आपका 70 मार्क्स का है, उस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। और अगर मेरे को टॉप 4 चैप्टर्स मार्क करने सेक्शन 1 में, आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ देम। सो वेटेज के हिसाब से देखो तो म्यूचुअल फंड्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा जी, शट अप। क्या बोल रहे हैं सर? वॉरेन बुफे यार, चचा बहुत इंटेलिजेंट है यार, वेरी इंस्पायरिंग है। तो मैं बड़ा मज़ा आता है इनकी बातें सुन सुन के मुझे। हाँ, वेटरन इन्वेस्टर यार, ही सेट एग्जाम्पल्स बिफोर द वर्ल्ड। सो इसलिए मैंने हर चैप्टर के पहले एक कोट डाला है कि पढ़ना इनके बारे में। बड़ी चचा ने कोई स्कैम नहीं किया, ही इज क्लीन। यस, इसमें आएगा ना म्यूचुअल फंड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस 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 यस। अब तो यस बोलता हूँ, मेरे को लगता है लोगों को लगता है ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, तो बोलने में मेरे को इतना वो ज़ील नहीं आता है। तो जी थैंक यू। चलो चलो अभी बात करते हैं उसके बारे में, बात करते हैं। हाँ तो जी, अब सबसे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है आपको मैं पहले एकदम संक्षिप्त में कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। उसके बाद फिर हम लोग कुछ इंटरमीडिएट्स के बारे में पढ़ेंगे जो म्यूचुअल फंड से कनेक्टेड है, कुछ आप ऑलरेडी जानते हैं। हाँ, अपनी समझ म्यूचुअल फंड को लेकर, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स मिलकर बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बन जाते हैं। ओके नाइस, ये म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। आगे क्या? प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, विच इज ऑल्सो राइट। हाँ, ये आई थिंक ये बहुत कॉमन लाइन है, जो अक्सर म्यूचुअल फंड जब भी आता है तो वो एक बाई बहुत फास्ट कुछ बोलने की कोशिश करती है, वो अपने को बुरा फील करवाती है कि तुमको इंग्लिश नहीं आती है। ओके नाइस, ये दूसरा थॉट। और कुछ म्यूचुअल फंड्स के बारे में? ओह सही है, हाँ वो भी है। और कोई ज्ञान? समथिंग विच इज प्योरली रिलेटेड टू व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। रिस्क नहीं होती है। ओके, मेरे को समझ में आ गया तुमको क्या आता है। अच्छा सुन लेना, आप सुनो कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, कल हम लोग ना पोर्टफोलियो मैनेजर के बारे में पढ़ रहे थे, और पोर्टफोलियो मैनेजर के केस में मैंने आपको ये बताया था कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज बहुत ही पर्सनलाइज सर्विसेज होती है। मैंने से पर्सनलाइज सर्विसेज मतलब मेरी नीड के हिसाब से पोर्टफोलियो मैनेजर मेरा पोर्टफोलियो बनाता है ना, इस पीएमएस। अच्छा, ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं, म्यूचुअल फंड क्या करता है? म्यूचुअल राइट मतलब सभी लोगों ने मिलकर कुछ डिसाइड किया। फंड मतलब सभी लोगों ने मिलकर एक फंड क्रिएट किया। अच्छा, अब ये सब लोग कौन है? ये आम जनता है ना, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं। और ये कौन से इन्वेस्टर्स हैं? जिनको एक्चुअली में इन्वेस्ट करना है मार्केट में, बट अनफॉर्चुनेटली इनको ये नहीं पता है कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक सारे अपनी छोटी छोटी जो भी सेविंग्स होती है, ये सारी की सारी सेविंग्स एक फंड को दे देते हैं। वो फंड इज मैनेज्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स, जो उस पूरे के पूरे पैसे को एडमिनिस्टर करते हैं, मैनेज करते हैं, और वो इन इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे पैसा आगे इन्वेस्ट करते हैं। इस टिपिकली द आइडिया ऑफ अ म्यूचुअल फंड। सो म्यूचुअल फंड क्या करता है? छोटे इन्वेस्टर्स से उनकी छोटी छोटी सेविंग्स मॉपअप करता है, कलेक्ट करता है, और उसका एक बड़ा पूल बनाकर उसे मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। पहला सवाल, बड़ा पूल बनाने की जरूरत क्या है? मैं हर इन्वेस्टर के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकता हूं? अच्छा, बिल्कुल कर सकते हो। अब जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से अपन लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल अपने सुमित है, सुमित को काफ़ी ज़रूरत है अभी, खैर आगे से प्लान करना है उसको, जीवन क्या करना है लाइफ में। ही वांट्स टू बी अ बिग मैन इन एवरी सेंस। सो अब ये अपन लोग बात करते हैं सुमित की। एंड सुमित राइट नाउ लेट्स से ही इज गॉट 20,000 रुपीज। 20,000 मुंह खोला गटर, मतलब अलग उच्च कोटि के भिखारी लोगो तुम, साला पार्टी दुखा कर। हाँ तो सुन भाई, सुमित के पास कितने अपने पास 20,000 रुपये हैं। अब सुमित को ये 20,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आज से 5 साल बाद सुमित को शादी करनी। तो इसने सोचा कि यार 20,000 रुपये से मैं इतना कमा लूँ कि मेरे शादी, बाल बच्चे सब कुछ पूरा। अच्छा, बाल बच्चे तो कैसे ही होंगे खैर, बट शादी हो जाए, एटलीस्ट प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो अभी सुमित 20,000 रुपये कहाँ इन्वेस्ट करेगा? इफ ही हैड टू सिलेक्ट फ्यू स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड। सीधे हर चीज सामूहिक अच्छी नहीं होती है कुछ चीजें खुद से भी करना चाहिए। हाँ जी, कहाँ इन्वेस्ट करेगा सुमित को अगर 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने? तो किसमें? डेट। ओके, डेट। ओके नाइस। हम ना सब चीजें दोस्तों से पूछ के भी नहीं करना चाहिए कुछ डिसीजंस खुद के होने चाहिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, है ना।
हाँ जी, कहीं पे भी डाल दूं? अच्छा चलो, तो काफी काफी अच्छा स्टॉक सिलेक्शन था भाई तेरा। तो सुनो सुनो, एक समस्या समझना जीवन की क्या है। अच्छा, अब लेट्स से अपन लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे स्टॉक्स अपन लोग सिलेक्ट करते हैं। सुमित इज कंफ्यूज्ड एज टू व्हाट इज टू बी डन फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो लेट्स से सुमित ने एक स्टॉक पिकअप किया विच इज से HDFC, विच इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स इन सेंसेक्स पोर्टफोलियो। दूसरा और क्या, एक आध लेट्स से बजाज फाइनेंस ले रहा है विच इज हिटिंग द हेडलाइंस एवरी डे। दूसरा इसने एक आध ये स्टॉक ले लिया। थर्ड, इसने सोचा कि आईटी में कुछ पैसा रखता हूँ, उससे इसने ही पिक्ड अप TCS। तो जो भी अलग अलग सेक्टर्स की बेस्ट कंपनीज है, बैंकिंग में HDFC टॉप पर है, NBFCs में बजाज फाइनेंस टॉप पर है, IT कंपनीज में TCS टॉप पर है, एंड लेट्स से एक हर टाइम का ऑल टाइम फेवरेट कोई स्टॉक रहा है विच इज़ RIL, राइट। ये इसने अपने पोर्टफोलियो में रखा। डेट को 2 मिनट साइड में रखते हैं। अच्छा, शादी कर रहे हैं, उसके अलावा क्या डेट की जरूरत है तेरे को? आई डोंट थिंक सो यू शुड इन्वेस्ट इन डेट। तो अब ये 4 स्टॉक्स इसने सिलेक्ट किए, है ना। अब अपन लोग जरा एक एक की प्राइस देखते हैं। सो HDFC's प्राइस समवेयर अराउंड 2300-2400 रुपीज़, बजाज फाइनेंस इज राउंड अबाउट 4300 रुपीज़, TCS इज अगेन 2200 रुपीज़, RIL आप देखते हो तो 1450-1500 एवरेज लेते हैं, लेट्स से 1500 रुपये करीब का स्टॉक प्राइस है ना। टोटल कितना है अपने पास? 20,000 रुपये टोटल है ना। उसमें से ये 4 स्टॉक्स इसने सेलेक्ट किए एंड अब इसको 20,000 रुपये पूरे के पूरे इन्वेस्ट करना है। अब एक रफ कैलकुलेशन अगर मैं देखूँ तो ये हो गया आपका 66 और 88, मतलब आप इसके 2 शेयर्स खरीद लो, इसके 2 शेयर्स खरीद लो, इसके 2 शेयर्स खरीद लो, इसके 2 शेयर्स खरीद लो। आप ये मोटा मोटी चारों के 2-2 शेयर्स खरीदोगे, आप कहीं ना कहीं 20,000 के आसपास आ जाओगे। आपने पूरा 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ऊपर ही जाओगे, नीचे नहीं है। अच्छा नाउ, अब सुमित किसी से मिलता है ना, किससे मिलता है ये तो खैर सुमित ही जानता है। तो सुमित किसी से मिलता है और बहुत बोस्ट कर रहा है कि यार आई हैव लर्नड द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, आई एम अ बिग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड आई डू क्रेजी इन्वेस्टमेंट्स, दिस दैट, दिस इज माई वीकली रिटर्न, दिस इज माई मंथली रिटर्न, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिटर्न्स। तो ऐसा काफ़ी सारी चीज़ें बोस्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो सामने बैठी महिला है वो सुमित से पूछती है कि यार क्या है तेरे पास पोर्टफोलियो में, पोर्टफोलियो में पूरा सेंटेंस सुनो तुम, हाँ क्या है तेरे पास? तो सुमित बड़े शान से बताता है कि मेरे पास HDFC है, मेरे पास बजाज फाइनेंस है, मेरे पास TCS है, मेरे पास RIL है, मेरे पास माँ भी है, सब कुछ है। तो अब अगला सवाल इमीडिएट नेक्स्ट ये आता है कि क्वांटिटी कितनी है। तो जब वो पूछती है कि तेरे पास HDFC कितना है, सुमित बोलता है 2। हट। बजाज फाइनेंस कितना है? सुमित बोलता है 2। मजा नहीं आया। TCS कितना है? 2। और भी मजा नहीं आया। RIL कितना है? 2। सब चीजें 2-2। तो जब आप स्टॉक्स का नाम ले रहे हो ना, तो स्टॉक सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि यार बहुत अमेजिंग स्टॉक सिलेक्शन है। एक्चुअली अगर मेरे को इफ आई हैड टू इन्वेस्ट, आई थिंक आई वुड हैव पिक्ड अप दीस 4 कंपनीज अनडाउटेडली। बट ना, व्हेन आई लुक एट द क्वांटिटी इज वेरी अनअट्रैक्टिव। अब इसका अपने को सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या समझ में आ रहा है कि जब आपके पास पैसा कम होता है तो या तो आप एक आध कंपनी का शेयर एक डिसेंट क्वांटिटी में खरीद लोगे, और जहां पर आपने डाइवर्सिफाई किया मतलब आपने बहुत अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स खरीद लिए, तो नेचुरल सी बात है जो क्वांटिटी है वो बाय डिफॉल्ट कम हो जाएगी। अब से फॉर एग्जांपल मेरे को एक ही कंपनी का शेयर खरीदना था, लेट्स से मेरे को सिर्फ RIL खरीदना था, तो सिर्फ RIL खरीदता ना तो एक डिसेंट नंबर्स में खरीद सकता था, 12-15 शेयर्स में खरीद सकता था। लेकिन जहां पर मैंने 4 अलग कंपनीज के स्टॉक पिकअप किए, तो उस केस में नेचुरल सी बात थी कि मेरी क्वांटिटी डिवाइड होने वाली थी, कारण मेरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, विच इज राइट। डाइवर्सिफाई करना गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम अपने कैपिटल का। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए मानते हैं कि ये जो स्टॉक्स इसने सिलेक्ट किए हैं इसमें से बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज थोड़ा सा हिट करता है, मतलब इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे रहा है। अब जहां बैंकिंग फाइनेंस आपका ये सेक्टर हिट होता है, इमीडिएटली आपके 2 स्टॉक्स आप देखना है, HDFC, बजाज फाइनेंस, ये दोनों आपको नेगेटिव रिटर्न्स देंगे। 2 नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, 2 आपको डिसेंट रिटर्न्स दे रहे हैं, तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न है वो नलिफाई हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करते हो, द फर्स्ट थिंग यू शुड ऑलवेज डू इज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, राइट। आपको उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब डू नॉट ले ऑल योर एग्स इन वन बास्केट इज व्हाट पीपल से। मतलब सारा के सारा पैसा एक ही जगह मत लगा लगो, कारण अगर वो बास्केट को उठा के ले गया तो आपके पास कुछ नहीं बचा। सो यू शुड ऑलवेज हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अच्छा, अब डाइवर्सिफाई करना है मतलब अलग अलग कंपनीज के स्टॉक्स खरीदना है, तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा होना चाहिए कि मैं 25 अलग तरीके के स्टॉक्स खरीद सकूं। अब पैसा मेरे पास है नहीं, डाइवर्सिफाई करना है, तो आई थिंक एक सिंपलेस्ट सोल्यूशन क्या है? इंस्टेड ऑफ यू डायरेक्टली इन्वेस्टिंग द मनी इन मार्केट्स, आप क्या करो, अपना सारा पैसा उठा के एक फंड को दे दो। अब फंड का एडवांटेज समझना, इससे मैं आपको ना पहला फंड का फीचर बता रहा हूं। आपने क्या किया, सुमित ने इस केस में क्या किया, 20,000 रुपए किसको दे दिया? किसी फंड को दे दिया, किसी म्यूचुअल फंड को दे दिया। अच्छा, ऐसे सुमित जैसे मार्केट में हजारों लाखों इन्वेस्टर्स हैं, राइट। और ये कौन से इन्वेस्टर्स हैं? 2 कैटेगरीज। पहला,
जिनके पास बड़ा अमाउंट नहीं है, फर्स्ट मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं पहला, और दूसरा जिनके पास वो नॉलेज है, वो अक्यूमेंट नहीं है जो एक्चुअली में चाहिए आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स आप ढूंढने जाओगे ना, लाखों करोड़ों इन्वेस्टर्स हैं भारत में, राइट। तो ये छोटे छोटे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सभी एक फंड को पैसा देते हैं, वो फंड क्या करता है, इन सबसे पैसा लेता है और ये 10-10, 20-20 हजार रुपए इकट्ठे करते करते एक बहुत बड़ा पूल बना लेता है। और पूल कितने का बना लिया, लेट्स से उन्होंने एक पूल क्रिएट कर लिया विच इज 1000 करोड़। अच्छा ना, when I invest 20,000 rupees and when I invest 1,000 crores, can I now diversify my portfolio? अब एक अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रख सकता हूँ अपने, मेरे पास 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए, मैं 50 कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहूँ खरीद सकता हूँ, मैं अगर 100 कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहूँ खरीद सकता हूँ, मैं 200 कंपनीज के शेयर्स खरीदना चाहूँ खरीद सकता हूँ इन अ वेरी वेरी गुड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस तरीके का फंड अक्यूमेंट है, राइट। अच्छा, 20,000 रुपए जब मेरे पास है, कैन आई basically opt for services of a professional who is an expert in securities market? किसी उस प्रोफेशनल को हायर कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? अमाउंट छोटा है, उसकी फीस, उसके एक्सपेंसेस, रिसर्च का पैसा इतना मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मेरे पास 1000 करोड़ है इन माई किटी, कैन आई नाउ अफोर्ड अ वेरी गुड फंड मैनेजर जो पिछले 25 साल से यही काम कर रहा है? कर सकता हूँ। तो म्यूचुअल फंड का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं दैट इज टेकन बाय अ वेरी वेरी क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीम। और दूसरा, बिकॉज दे हैव ह्यूज सेट ऑफ मनी, पैसा बहुत होता है, तो इसलिए अपना पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यार है सबको समझ में, सब लोग साथ में। तो दो फायदे अभी हम लोग म्यूचुअल फंड के देख पा रहे हैं। पहला, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो पोर्टफोलियो को। दूसरा, इट इज वेरी प्रोफेशनली मैनेज्ड, कारण बहुत एक्सपीरियंस टीम होती है, बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं जो एक्चुअली आपका फंड का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, स्मॉल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा फायदा क्या है, मेरे पास ज़्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन मेरे को पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। तो मैंने क्या किया, मेरी छोटी सेविंग्स उठाकर उस फंड को दे दी, फंड ने उसका एक बड़ा पूल बनाया और वो पूरा का पूरा पूल एज इट इज इन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो इट बिकम्स अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ द एंगल्स, मतलब इन्वेस्टर का भी फायदा है उसमें एंड एट द सेम टाइम फंड का भी उसमें फायदा होता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि फंड को क्या मिलता है, फंड अपनी सैलरी, अपना कमीशन निकालता है इसमें से, इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है, इन्वेस्टर्स को रिटर्न में मिल जाते हैं। अच्छा, उस इन्वेस्टर के लिए तो बेस्ट है म्यूचुअल फंड जो जेन्युइनली मार्केट में एक्सपोजर चाहते हैं लेकिन सीखा है ही नहीं, सीखना है भी नहीं, मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना उन सब चीज़ों, मेरे को पता है कि मेरे को आएगा ही नहीं कभी। बेस्ट है, मैं उठा के अपना पूरा पैसा इनको दे देता हूँ, ये आगे पूरा का पूरा पैसा मेरा मैनेज करते हैं। अच्छा, अब पीएमएस और फंड मैनेजमेंट मतलब पोर्टफोलियो, इसमें सॉरी म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है अपने को? पीएमएस बहुत 1 to 1 है, मेरी नीड के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड आपने कितना दिया फंड को, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, आपने 20,000 रुपये दिए, आपसे आके पूछेगा क्या लूँ, पूछेगा आपसे? डेफिनेटली नहीं पूछेगा। क्यों? आपका इन्वेस्टमेंट बहुत छोटा है। अच्छा, उस पोर्टफोलियो मैनेजर को कितना दिया मैंने, 25 लाख रुपए दिया है, इज्जत करेगा? 25 पे भी ना करना तो जूता मारना साले को निकाल के, तो डेफिनेटली करेगा। तो जैसा आप बोलोगे ना उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा, आपकी नीड्स के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड डेफिनेटली आपसे नहीं पूछने वाला, कारण लाखों इन्वेस्टर्स है जो फंड को पैसा देते हैं। आ रहा है डिफरेंस समझ में? तो इसमें वो डिस्क्रिशन नॉन डिस्क्रिशन वाला फंड आता ही नहीं, इसमें सब डिस्क्रिशन ही है। किसका डिस्क्रिशन है? फंड का डिस्क्रिशन है, वो अपने हिसाब से पूरा का पूरा पैसा आपका एडमिनिस्टर करेंगे। कोई कंफ्यूजन किसी को भी? हाँ जी। सो फंड, अगर बिल्कुल एक लाइन में मैं आपसे पूछूं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? छोटे इन्वेस्टर से छोटी सेविंग्स गैदर करता है, एक बड़ा पूल बनाता है और वो पूरा पूल सभी इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे इन्वेस्ट करता है। जो भी रिटर्न्स मिलते हैं उसमें से अपने एक्सपेंसेस, अपने रिटर्न्स माइनस करके जितना भी पैसा बचता है वो सारे इन्वेस्टर्स के बीच में प्रोपोर्शनली बांट देता है। इज टिपिकली द आइडिया ऑफ अ म्यूचुअल फंड। हाँ जी, फायदा नुकसान फंड का अभी तक जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे आगे पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में जी। डाइवर्सिफाई कर सकते हो, वेरी नाइस। एक्सपर्ट्स होते हैं, गुड, ओके, ठीक है। लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाए, वेरी नाइस। और रिस्क फैक्टर कम हो जाते हैं, रिस्क बढ़ जाती है, क्यों? ओके, अगर प्राइस ही नहीं बढ़ा तो नेचुरली आपका पैसा बहुत लगाया हुआ है आपने, तो रिस्क बढ़ जाती है उस तरीके से, वेरी ट्रू। और रिटर्न्स, ओके, एक मिनिमम रिटर्न्स अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिलेंगे मिलेंगे अपने को, ओके, बहुत बढ़िया। आते हैं इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। हाँ जी, और कोई थॉट? जी, बस सेट है। अच्छा ठीक है, आई थिंक इतना सुना काफ़ी आप लोगों ने अच्छे बना। अच्छा, अब समझना, सी अंटिल अनलेस डेट फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड भारत में आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको प्रॉमिस करेगा कि मैं तेरे को साल का मिनिमम 10% दूंगा, 12% दूंगा, 11%, कोई भी आपको मिनिमम रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं करेगा। कौन प्रॉमिस करता है? जो डेट फंड है।
डेट फंड भी कब प्रॉमिस करता है, उसको पता है कि मेरे को आगे से 12% आता है, तो मैं तेरे को 8% बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को 8% मिनिमम दूंगा। अगर मैं इक्विटी बेस्ड फंड हूँ, मैं आपको कभी भी मिनिमम रिटर्न्स प्रॉमिस नहीं करूँगा, कारण अगर मार्केट ही कोलैप्स हो गया तो उसमें मेरा क्या तेरा क्या, मतलब कोई चांस ही नहीं कि मेरे को प्रॉफिट मिलने वाला। अगर पूरा मार्केट ही खत्म हो गया तो नेचुरल सी बात है, अच्छे से अच्छा फंड हो, अच्छे से अच्छा फंड मैनेजर हो, अल्टीमेटली लॉस ही करने वाले हो आप, राइट। सो डिपेंड करता है। अब जैसे ना बहुत आप लोगों ने भी खैर फंड मैनेजर को देखा सुना होगा, हम लोग बस बात ये होती है कि हम लोग इग्नोर कर देते हैं बहुत रॉयली। इन केस इफ़ यू सीन एनी ऑफ द बिजनेस चैनल्स, इस पर देखना लॉट ऑफ टाइम्स ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स आते हैं और ये एक अपना व्यू बताते हैं ऑन द करंट मार्केट्स और द मार्केट सिनेरियो कि हाल फिलहाल में मार्केट्स कैसे हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर दिवाली के टाइम अगर आपने देखा होगा मोरर ट्रेडिंग होती है भारत में इवनिंग में, उस वक्त भी जितने ये क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया के, तो इन सबको CNBC NDTV ये लोग इन्वाइट करते हैं टू अंडरस्टैंड ये साल इंडियन कैलेंडर के हिसाब से आपका न्यू ईयर होता है वो, तो ये साल इन्वेस्टमेंट्स के लिए मार्केट के लिए कैसा है, तो वो लोग अलग अलग लोग अपने अपने व्यूज़ रखते हैं। अच्छा, अ लॉट डिपेंड्स ऑन देम। म्यूचुअल फंड अगर आप देखते हो ना, म्यूचुअल फंड इज़ अ वेरी लार्ज क्लास ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स इन इंडिया। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर मतलब जो इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं उनको हम लोग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बोलते हैं। इनफैक्ट DII बोलते हैं इनको, DII इज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जैसे आपने एक पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पढ़ा है, FII बोलते हैं, फॉरेन मीन्स आउटसाइड इंडिया। लाइकवाइज जब आप बोलते हैं डोमेस्टिक मतलब इंडिया का बट इंडिविजुअल नहीं है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, राइट। तो ये DII इस कैटेगरी में आते हैं और इनकी एक बहुत बड़ी एसेट क्लास है, कारण बहुत सारे फंड्स हैं इंडिया में और इनके पास जो कैपिटल लेआउट है जो ये लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो काफ़ी सिग्निफिकेंट और सब्सटेंशियल होता है। तो दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिसाइडिंग द पेस ऑफ इंडियन मार्केट्स एज टू वेयर द मार्केट्स आर गोइंग। इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब पहले मैं आपको एक फंड स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से बनता है, कैसे ऑपरेट होता है, किस तरीके से चलता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे उसके टाइप्स और बाकी सब चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंटली जहाँ पर कोई डाउट हो प्लीज़ वहीं के वहीं पूछना, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स हैं इस चैप्टर में काफ़ी सारे और नई चीज़ें हैं यार सीखने की, इंटरेस्टिंग है। मतलब ये सब्जेक्ट का और इन टॉपिक्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना कि जो चीज़ आप यहाँ पे पढ़ते हो ना, यू कैन सी इट लाइव। मतलब आप लिटरल सेंस में क्लास के बाहर जाओगे, यू ओपन एनी ऑफ दी ये बिजनेस न्यूज़ ऐप्स, आप कोई भी चेक करना, TV देखना, बिजनेस न्यूज़ चैनल देखना, आप ये सब चीज़ें देख पाओगे, पढ़ पाओगे, सुन पाओगे। मतलब बहुत ही रियल लाइफ सब्जेक्ट है, बस इंटरेस्ट की बात है। अच्छा, मैं फर्स्ट डे शायद पूछा था आपसे कि इनफैक्ट मैं बता रहा था मेरा व्यू क्या था और व्यू वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे था। सिक्योरिटीज़ ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जिसको अच्छा लगता है ना उसको बहुत अच्छा लगता है, और जिसको अच्छा नहीं लगता ना उसको इतना खाऊ लगता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे लाइफ के पाप हैं ये कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ रहा है। मैं अभी खैर वापस से अभी नहीं पूछूंगा, मतलब आई डोंट वांट टू एम्बेरस माई सेल्फ, बट मे बी मेरी पूरी कोशिश ये है कि एटलीस्ट एक वो नैक आप डेवलप कर लो इस सब्जेक्ट का, बिकॉज अगर वो इंटरेस्ट आपको आ गया ना फिर मज़ेदार है, फिर मेरे को आपको ही बोलना नहीं पड़ेगा कि आपको ये पढ़ना है, वो नेचुरली अंदर से आता है कि मेरे को पढ़ना है। तो बस डेवलप दैट सेंस ऑफ इंटरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा गर्ल्स को ना थोड़ा सा कम एक्साइटिंग लगता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, कंपेरेटिवली मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा कि मैं आई एम नॉट जजिंग एनीवन, है ना, मैं इतना सेक्सिस्ट टाइप का आदमी नहीं हूँ, बट जो आज तक देखा है सुना है उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, तो अब म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, कि किस तरीके से एक फंड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका पूरा चैप्टर बेस्ड है। म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर ना, म्यूचुअल फंड क्या करता है, सबसे पहले एक फंड क्रिएट करता है, एंड दिस फंड इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। किस फॉर्म में फंड बनाते हैं आप? ट्रस्ट के फॉर्म में फंड बनाते हैं। तो आपने एक फंड बनाया, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया आपने? ट्रस्ट के फॉर्म में। ट्रस्ट किसके हिसाब से रजिस्टर होता है इंडिया में? इंडियन ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से रजिस्टर होता है। तो आपने एक फंड बनाया इन द फॉर्म ऑफ अ ट्रस्ट। ये कभी भी कंपनी नहीं होती है, ये हमेशा ट्रस्ट ही होता है, राइट। फर्स्ट, अब फिर ये फंड क्या करेगा? इट विल गो टू द इन्वेस्टर्स, है ना। अच्छा, कंपनी जब पब्लिक इशू लेकर आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइम, वेरी नाइस, IPO बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। लाइकवाइज जब इस फंड को पैसा इकट्ठा करना है तो फंड क्या करता है? इन्वेस्टर्स को एक ऑफर देता है, उस ऑफर को हम लोग बोलते हैं NFO। NFO इज न्यू फंड ऑफर।
तो कंपनीज के केस में जो आईपीओ होता है, यहां पर एनएफओ होता है. एनएफओ इज न्यू फंड ऑफर. तो म्यूचुअल फंड के एनएफओ आते हैं, इशू जो भी होते हैं उसे हम लोग एनएफओ बोलते हैं. फंड बनाया आपने, है ना, किस फॉर्म में बनाया? ट्रस्ट के फॉर्म में. अब ये फंड क्या करेगा? पैसा रेस करता है. किससे पैसा रेस करेगा? इन्वेस्टर्स. अभी इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? These investors could be Indian, they could be foreign. डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं. अच्छा, अब जब आप ये इंडियन और फॉरेन की बात करते हो, सो दे कुड बी इंडिविजुअल्स एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस. डिफरेंस क्या है? इंडिविजुअल्स हमारे जैसे लोग, इंस्टीट्यूशन मतलब कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है ना. तो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं. यार बस ये ना जो वर्ड्स का थोड़ा स्वैग है ना, वो याद रखना है यार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, ये जार्गन नहीं है एक्चुअली कोई, बट ये बहुत जनरल वर्ड्स हैं जो आप मार्केट में यूज़ करते हो. एंड याद करोगे, आपको अच्छी फीलिंग आएगी जब किसी के सामने आप बात करते हो ना इस तरीके से. अभी जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी है, इंस्टीट्यूशन, नाइस. लोग सोचते हैं क्या भारी की बातें करता है ना, कुछ ऐसी बातें करता है, हमको कुछ समझ में नहीं आता है. और जब आप उस स्टेज में आ जाओ ना कि आपकी बातें सामने वाले को समझ में ना आए, मतलब आप जेन्युइनली ग्रो कर रहे हो. आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता है जो नॉर्मली लोगों को नहीं पता है. हाँ जी. सो इन्वेस्टर्स है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं और बाकी आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं. अच्छा, अब कंपनी को जब आप पैसा देते हो तो कंपनी सिक्योरिटीज के फॉर्म में आपको कुछ देती है, उसके अगेंस्ट शेयर्स देती है, डिबेंचर्स देती है, कुछ देती है ना. कि आपने पैसा दिया कंपनी को, लाख रुपए दिए, तो कंपनी आपको कुछ ना कुछ तो देगी, है ना. तो लाइकवाइज जब आप इस फंड को पैसा देते हो तो ये फंड उसके बदले में आपको शेयर्स नहीं देता है. शेयर्स कंपनी दे सकती है. ये क्या है? ट्रस्ट है. तो ट्रस्ट आपको देता है यूनिट्स. ट्रस्ट क्या इशू करेगा? यूनिट्स. तो जितने भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, दे डोंट हैव शेयर्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, दे हैव यूनिट्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड. सब लोग साथ में जिंदा. ये कौन है? आर्यन. गांजा मारा है क्या? कैसे पड़ा हुआ है चरसी आदमी? सोया नहीं रात भर? सर दुख रहा है? माइग्रेन? सर में कफ होता है, गले में होता है. ओ ऊपर चढ़ गया. सो जा सो जा. सो भी रहा वैष्णव. अच्छा सो जा. बहुत प्यारा लड़का है यार. हाँ तो जी, ये फंड है. फंड किस फॉर्म में बनाया आपने? ट्रस्ट. इन्वेस्टर्स जो कहीं के भी हो सकते हैं, कहीं की भी हो सकता है, मतलब इंडियन या फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं. अच्छा, फंड ने इन्वेस्टर्स को क्या दिया? यूनिट्स दी, है ना. अब जैसे एग्जाम्पल समझते हैं कि इस फंड ने इन छोटे छोटे इन्वेस्टर से एक मिनिमम अमाउंट बताया. जैसे नॉर्मली कोई भी फंड आपका 10,000 रुपये मिनिमम लेता है, तो आप ऐसा नहीं कि ले 10 रुपये, 2 रुपये नहीं लेगा आपसे, कम से कम कितना लेगा? अगर म्यूचुअल फंड है 10,000 रुपये लेगा, तो आपने फंड को 10,000 रुपये दिए और ये 10,000 रुपये इकट्ठे करते करते फंड ने एक बहुत बड़ा पूल बना लिया. एंड लेट्स से दिस पूल इज वर्थ 1,000 करोड़. कितने का पूल बन गया? 1,000 करोड़ का पूल बन गया. डन. अच्छा, अब फंड क्या करेगा? इस पैसे का भाग जाएगा लेके? नहीं, क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा. नाइस. अब फंड कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करता है? ये डिसीजन लेने वाली एक और एंटिटी होती है. इस एंटिटी को हम लोग बोलते हैं एएमसी. क्या बोलते हैं? एएमसी. एएमसी इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी. एएमसी क्या होती है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी. फंड की एसेट्स क्या है? पैसा. तो ये जो भी पैसे का एडमिनिस्ट्रेशन है कि उस पैसे का करना क्या, अपने को कहां पर इन्वेस्ट करना है, वो सब डिसीजंस कौन लेता है? एएमसी. सो बिटवीन द फंड एंड द एएमसी देयर इज एन अग्रीमेंट विच इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट. अग्रीमेंट का क्या नाम है? इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट अग्रीमेंट. मतलब ये एएमसी फंड को बताती है ऑफ वेयर यू कैन इन्वेस्ट योर मनी. एएमसी का रोल समझ में आ रहा है? क्या? डिसीजंस लेती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है. पैसा किसके पास रखा है? फंड.
हाँ, ट्रस्ट के पास है पैसा। इन्वेस्ट कौन करेगा? ट्रस्ट इन्वेस्ट करेगा, लेकिन किसके डिसीजंस के बेसिस पर? एएमसी के डिसीजंस के, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास है ना। सब लोग साथ में? नो। अब फिर ये क्या करेगा? फंड इन्वेस्टमेंट्स करता है। ये सब किया गया। अभी बहुत आधी ड्राइंग हुई है, आधी ड्राइंग हुई है। इसमें मैं सब समझा दूंगा तुमको, इसी एक ही पर्चे में अपने को सब समझ में आएगा। एनएवी क्या होती है, ओपन एंडेड क्या है, क्लोज एंडेड क्या है, स्पॉन्सर कौन होता है, कस्टोडियन कौन है, डिपॉजिटरी का क्या काम है, सब कुछ इसी में है। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब तो मैं इतनी जगह लेके मैं तो पागल दिखता हूँ तुमको? हाँ, यस यस। अभी वो भी आपको रीजन बताता हूँ उसका। अच्छा, ये जो आपने जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया ना, ये सारी कंपनीज को हम बोलते हैं इन्वेस्टी कंपनीज। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टी कंपनीज, मतलब जिसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टी कंपनीज। इन्वेस्टी कंपनीज बाय एंड लार्ज लिस्टेड एंटिटीज होती है, या लिस्टेड कंपनीज होती है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल देयर इज दिस फंड कॉल्ड आईसीआईसीआई ग्रोथ फंड। ओके, आईसीआईसीआई ग्रोथ फंड ने 5 कंपनीज के शेयर्स लिए। ऑयल में उसको इन्वेस्ट करना था, तो उसने 5 ऑयल कंपनीज के शेयर्स लिए। से आरआईएल का कुछ स्टॉक लिया है, अबाना ऑफशोर लिया है, एचपीसीएल लिया है, बीपीसीएल लिया है, आईओसी लिया है। तो जितनी भी कंपनीज के मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब के सब क्या है? इन्वेस्टी कंपनीज है, मतलब जिसमें आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, आर इन्वेस्टी कंपनीज। समझ में आ रहा है सबको? तो कितने पार्टिसिपेंट्स देखे? सबसे पहले फंड किस फॉर्म में बनता है? ट्रस्ट। दूसरी इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स इंडियन, फॉरेन, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल, है ना, कोई भी हो सकता है। अच्छा, डिसीजन कौन लेता है? एएमसी लेती है। एएमसी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ कंपनी, ये कंपनी होती है। एएमसी का काम क्या है? डिसीजंस लेती है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है। और कहाँ पैसा इन्वेस्ट करते हो? इन्वेस्टी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। सब लोग साथ में? नाउ, इस फंड को स्टार्ट करने वाला जो पर्सन होता है उसे हम बोलते हैं स्पॉन्सर। कौन होता है? स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ही फंड का प्रमोटर होता है। तो इस फंड को, इस एएमसी को स्टार्ट करने वाला कौन? स्पॉन्सर। समझ में आ रहा है क्या चल रहा है भाई? बोलो सर। सर्टिफिकेट होता है। अभी तो सब डीमैट फॉर्म में आती है, फिजिकल में आता ही नहीं वो भी। वैसे ही ना, सेम क्वेश्चन है। शेयर्स क्या होते हैं? इट्स अ सिक्योरिटी, कि मैंने कंपनी को जिस फॉर्म में पैसा दिया उसके अगेंस्ट कंपनी ने मुझे लिख के दे दिया। तो वैसे यूनिट्स आपकी सिक्योरिटी होती है जी। पैसा डूब गया तो आपका लॉस? नहीं 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 नहीं। आप वो बोल रहे हो ना कि अश्योर्ड रिटर्न्स या मिनिमम रिटर्न्स, वैसा कुछ नहीं। नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। कोई भी फंड पूरे डूब गए ना, बर्बाद, कूद जाना कहीं जाके वही। अच्छा, एक सिंपल सी बात है ना, आपने सपोज किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, आपका इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया, क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे ना, बस सेम। आपने अपनी जो पैसे थे वो फंड को दे दिए, आपने बोला कि भाई तू इन्वेस्ट कर, मेरे को पता नहीं कहाँ इन्वेस्ट करना, तो लॉस लॉस है, मार्केट का लॉस लॉस है। चलो जी, यहां तक समझ में आ रहा है सबको क्या चल रहा है? एवरीवन बोलो ना। तो स्पॉन्सर कौन होता है? प्रमोटर, जिसने फंड और पूरा के पूरा फंड स्ट्रक्चर स्टार्ट किया। इसमें एक और इंटरमीडियरी है। इस इंटरमीडियरी को हम लोग बोलते हैं कस्टडियन। कस्टडियन मैंने आपको इंटरमीडियरीज वाले चैप्टर में पढ़ाया है। कौन होता है? हाँ, जिसके पास सिक्योरिटीज की कस्टडी होती है। सो ही इज गॉट कस्टडी ऑफ सिक्योरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है भाई ये सब। कस्टोडियन क्या करेगा? कस्टडी रखता है किसकी? सिक्योरिटीज की। अच्छा, एक और इंटरमीडियरी है। पहले ही बोल दिया था मैंने, चक 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 मत करना बाद में। जगह नहीं तो ऐसे देखो, ऐसे बनाओ, ऐसे। ये जगह बन गई। जगह का क्या है? दोनों का। म्यूचुअल फंड का दोस्त है। नहीं एम्प्लॉय नहीं है, सब इंटरमीडियरीज हैं।
कहाँ से आया मतलब ऐसा ऐसा अपने इसमें बहुत जगह है तो अपने को नाम लिखते जाना, ऐसा नहीं है मैं बताता हूँ क्या है। जैसे कस्टोडियन वैसे डीमैट फॉर्म में होता ही नहीं है। अच्छा मैं एक ये नेक्स्ट बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना? जी क्या हो गया भाई, ये बता दो। अच्छा ठीक है, चलो आपके लिए पहले ये बता देता हूँ बस। एक और इंटरमीडिएट है जिसे हम बोलते हैं डिपॉजिटरी। क्या बोलते हैं? डिपॉजिट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज इश्यू क्रिएट करने का और होल्ड करने का काम कौन करता है? डिपॉजिट। म्यूचुअल फंड भी अपनी यूनिट्स कौन से फॉर्म में इशू करता है? डीमैट फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसलिए आपकी सारी सिक्योरिटीज की कस्टडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसके पास होती है? डिपॉजिटरी। और वही अगर फिजिकल फॉर्म में है तो कस्टोडियन। कॉलेज वाली में समझ में आ गया ना? हाँ। सो कस्टोडियन के पास क्या होती है? फिजिकल कस्टडी होती है। और डिपॉजिटरी क्या करता है? ही इज गॉट कस्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा यहां पे सिक्योरिटीज क्या है? यूनिट्स। बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है तुमको। मैम मल्टीपल हो सकती है, हाँ हाँ, उसको फंड फैमिली बोलते हैं। एक कल बताऊँ क्या, है ना? एक्चुअली वो फंड फैमिली बोलते हैं उसको। एक मिनट के लिए सुन लो, सिर्फ आप ही सुनना, बाकी यू कैन इग्नोर मी। जैसे SBI म्यूचुअल फंड एक फंड है, इसने क्या किया? 5 अलग स्कीम स्टार्ट की, ग्रोथ, बैलेंस्ड, हाइब्रिड, रियल एस्टेट और टैक्स। 5 अलग स्कीम्स। ये 5 स्कीम्स मैनेज करने वाला एक फंड है। तो ये जो मैं फंड की बात कर रहा हूँ ना, दिस इज SBI म्यूचुअल फंड। इसकी 5 अलग स्कीम्स चल रही है। अब इन 5 स्कीम्स को एडमिनिस्टर करने का काम AMC करेगी, है ना? ये SBI म्यूचुअल फंड की AMC है। रिलायंस म्यूचुअल फंड दूसरा एक म्यूचुअल फंड है, उसकी भी 5 स्कीम्स है। इसकी स्कीम्स जो मैनेज करेगी ना, वो इसकी AMC मैनेज करेगी। हर फंड की एक AMC होती है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि एक फंड 5 स्कीम्स, इसको फंड फैमिली बोलते हैं। तो उस फंड फैमिली को मैनेज करने वाली एक AMC, लाइकवाइज दूसरे फंड को मैनेज करने वाली एक AMC होती है। वैसा। थैंक यू फॉर बीइंग सो एनर्जेटिक। हाँ जी, सो ये समझ में आ रहा है अपने को? अच्छा, इसमें अब कहीं पर कोई घोटाला, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ जल्दी से। ये पार्ट क्लियर है? जी सर। कहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट करते हैं? हाँ, वो उस पर एक और बचा है, एक और बचा है। हाँ सुनो अब जरा। अच्छा मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी ट्रस्ट आता है ना, जब भी आप ट्रस्ट अपॉइंट करते हो या ट्रस्ट क्रिएट करते हो, आप एक इंटरमीडिएरी को कंपल्सरीली अपॉइंट करते हो। कौन है? ट्रस्टी। डिपेंड, अरे पढ़ा था ना इंटरमीडिएरी वाले, जैसा सब भूल जाते हो साला। तो ये एक और इंटरमीडिएरी आ गया, इसे हम बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। जगह बनाओ, जगह बनाओ। इसे आप क्या बोल रहे हैं? डिबेंचर ट्रस्टी। ट्रस्टी का मेन काम क्या है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ यूनिट होल्डर्स। जी सर, अब बताइए, अब क्या पूछ रहे थे आप? सर डिपॉजिटरी ना सिर्फ सिक्योरिटीज होल्ड करता है। डिपॉजिटरी का काम किसी को प्रोटेक्ट करने का नहीं है, उसके पास सिर्फ कस्टडी होती है। उसे प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? वो ट्रस्टी का काम है। मतलब वो ये इंश्योर करता है कि आपका राइट अफेक्ट ना हो। वो डिपॉजिटरी कभी नहीं करेगा। आपकी यूनिट वैल्यू बढ़ गई तो भी डिपॉजिटरी होल्ड करेगा, आपकी यूनिट वैल्यू कम हो गई तो भी डिपॉजिटरी होल्ड करेगा। अगर उस फंड में कोई फ्रॉड हुआ तो भी डिपॉजिटरी होल्ड करेगा, फ्रॉड नहीं हुआ तो भी डिपॉजिटरी होल्ड करेगा। लेकिन अगर फंड में फ्रॉड हुआ तो डिबेंचर ट्रस्टी ऑब्जेक्शन लेगा। वो डिपॉजिटरी का रोल ही नहीं है, उसका काम क्या सिर्फ होल्ड करना है, बाकी उसका कोई रोल ही नहीं है। आ रहे समझ में? हाँ जी, और कोई थॉट, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ जल्दी से। श्योर? तो ये आपका पूरा फंड स्ट्रक्चर है ना? अच्छा एक मिनट में फटाफट पहले अपन सारे इंटरमीडिएरीज कौन कौन से पार्टिसिपेंट से देख लेते हैं। फंड बनाया आपने कौन से फॉर्म में? ट्रस्ट, ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से रजिस्टर्ड है। फिर इन्वेस्टर्स है, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन, इंडियन, फॉरेन, ये सब पैसा देते हैं किसको? फंड को। इन्होंने पैसा दिया है ना, और जो भी पैसा दिया उसके बदले में फंड ने इन्वेस्टर्स को क्या दे दिया? यूनिट्स दे दी। तो ये सारे इन्वेस्टर्स कौन बन गए? यूनिट होल्डर्स बन गए फंड के। अच्छा, फंड अब पैसा इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट कहाँ पर करता है? वो इन्वेस्टिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। कहाँ इन्वेस्ट करना है डिसीजन कौन लेता है? AMC डिसाइड करती है। इस फंड को स्टार्ट करने वाला कौन है? स्पॉन्सर।
स्पॉन्सर के लिए रेगुलेशन ये है कि एएमसी की जो भी नेटवर्थ है उसका 40% कौन कंट्रीब्यूट करता है? स्पॉन्सर। एएमसी की कितनी 40% नेटवर्थ कौन कंट्रीब्यूट करेगा? स्पॉन्सर। डन। अच्छा, अब बाकी कुछ पार्टिसिपेंट्स है। कस्टडियन का क्या रोल है? कस्टडी होल्ड करता है सिक्योरिटीज़ की, जो मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है। डिपॉजिटरी का क्या काम है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी यूनिट्स होल्ड करने का काम डिपॉजिटरी का है। डिबेंचर ट्रस्टी क्या करेगा? टू इंश्योर दैट एवरीथिंग इज गोइंग राइट, मतलब डिबेंचर यूनिट होल्डर्स के इंटरेस्ट राइट कहीं पर भी अफेक्ट नहीं हो रहे, सब कुछ बराबर चल रहा है। डन। तो ये पूरा आपका फंड स्ट्रक्चर है। अब मोटा मोटी आप कहाँ पर हो? आप यहाँ पर हो, इन्वेस्टर हो आप, है ना। आपने फंड को पैसा दे देना है, फंड आपका आगे पैसा इन्वेस्ट करता है ना। अच्छा, अब ये कहाँ इन्वेस्ट करेगा? इसमें आपका कोई से है एज एन इन्वेस्टर? बिल्कुल भी नहीं। किसका से है? एएमसी डिसाइड करती है कि कहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। ठीक है। अब जी नहीं यार, मैं देखो, जब मैंने वो आपको इंटरमीडिएट पढ़ा रहा था ना, मैंने आपको बताया था जब कंपनी डिपॉजिट इशू करती है तो भी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो भी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होता है, जब कोई भी कंपनी डेट इशू करेगी तो उसमें अब उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? डिबेंचर ट्रस्टी का। तो उस इंटरमीडिएट का नाम ही डिबेंचर ट्रस्टी है। उसको आप वैसे मत समझना कि डिबेंचर ट्रस्टी में सिर्फ डिबेंचर्स के लिए आता है, आप उसको ट्रस्टी बोलो तो भी चलेगा, लेकिन रेगुलेशंस के हिसाब से उसका नाम क्या है? डिबेंचर ट्रस्टी है। ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न्स कैसे मिलते हैं? म्यूचुअल फंड कैसे आपको रिटर्न्स देता है ना। तो देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि जो भी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होती है, जब भी आप बाय सेल करते हैं तो यूनिट्स हम लोग बात उसकी खरीदते हैं फर्स्ट टाइम जब उसका एनएफओ आ रहा है, एंड लेट्स सो देयर इज एन एनएफओ ऑफ से 100 करोड़ यूनिट्स ऑफ ₹10। इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ये सब लिखा है अपने साथ में पूरा। तो एनएफओ कितने का है? 100 करोड़ का है, मतलब 100 करोड़ यूनिट्स का है। कितने रुपए की यूनिट्स है? 10 रुपए की एक यूनिट है। टोटल वैल्यू कितनी हो गई यूनिट्स की? 1000 करोड़। तो एनएफओ कितने का हो गया आपका? 1000 करोड़ का एनएफओ हो गया। डन। तो ये 10 रुपीज आज मैं इशू प्राइस बोलूं, अगर मैं प्रीमियम नहीं ले रहा हूं तो 10 रुपीज मेरी इशू प्राइस हो गई, है ना। अच्छा ना, आज इस फंड को 1000 करोड़ चाहिए थे, इसको 1000 करोड़ मिल गए। ठीक है, 1000 करोड़ चाहिए थे। अच्छा, ये ध्यान रखना, मैं जब आपको कल ओपन एंडेड क्लोज एंडेड पढ़ाऊंगा तो इसी से आगे स्टार्ट करूंगा। आज बस उसका मैं आपको वैल्यूएशन समझा रहा हूं कि किस तरीके से होता है। तो ये 1000 करोड़ है ना। मैं 1000 करोड़ आज इन्वेस्ट करूंगा। अब जब मैं 1000 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं तो लेट्स से साल के एंड में ये मेरे 1000 करोड़ की वैल्यू बढ़ के एट द एंड ऑफ द ईयर से 1500 करोड़ हो गई। वैल्यू कितनी हो गई? 1500। आया कितना था? 1000। और पर यूनिट कितने की है? 10 रुपीज की, है ना। अब जब 1500 करोड़ उसकी वैल्यू हुई तो साल भर जब मैंने फंड चलाया तो फंड चलाने के लिए मैंने कुछ खर्चे किए होंगे, है ना, कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए होंगे। लेट्स से इसको चलाने के लिए जो मेरे टोटल एक्सपेंसेस लगे, जिसमें फंड मैनेजर की सैलरी आ गई, रेंटल्स आ गए, डिप्रिसिएशन आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट आ गई, और बाकी कुछ मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, ब्रोकरेज है, ये सारे के सारे खर्चे मिला के लेट्स से मेरे 100 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है, 100 करोड़ एक्चुअली मैं स्पेंड कर चुका हूँ। अच्छा, उसके अलावा और से जो मेरे पेबल्स हैं मतलब जो मेरे को पे करना है लेकिन अभी तक पे किए नहीं है, लेट्स से 50 करोड़ के, ये सब माइनस कर दूंगा, खर्चे माइनस करूंगा, जो पेबल्स है वो माइनस करूंगा। अच्छा, उसके अलावा किसी कंपनी से जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था उससे मुझे डिविडेंड मिलना बाकी है, तो डिविडेंड मेरे लिए रिसीवेबल होगा। इन्वेस्टिंग कंपनी में जब मैंने पैसा लगाया तो इन्वेस्टिंग कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, वो डिविडेंड इन्वेस्टर को मिलेगा या फंड को मिलेगा? फंड को, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट किसने किया है? फंड है। तो उस कंपनी का शेयर होल्डर कौन है? फंड। तो डिविडेंड किसको मिला? फंड को। तो लेट्स से यहां पर मेरे कुछ रिसीवेबल्स हैं, और रिसीवेबल्स कितने? लेट्स से 50 करोड़ के रिसीवेबल्स हैं। समझ में आ रहा है सब लोग साथ में? अब मेरे को इसकी प्रेजेंट वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। उस प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग यहां पर बोलते हैं एनएवी। क्या बोलते हैं? एनएवी। एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू। क्या बोलते हैं हम लोग उसे? नेट एसेट वैल्यू। तो 1500 करोड़, खर्चे कितने हो गए? 100, 1400 माइनस पेबल कितने? 50, 1350, और कितने रिसीवेबल्स हैं? 50। तो नेट वैल्यू कितनी बच रही मेरी?
1300 करोड़। ओह आई एम सॉरी, चलो मतलब तुम जिंदा हो। कितने बज गए? 1400 करोड़। समझ में आ रहा है सब लोगों को? नाउ कितनी यूनिट्स ऑफर की थी फंड ने? ये देखा ना, 100 करोड़ यूनिट्स ऑफर की थी, कितने रुपए की? 10 रुपए की। तो अगर मेरे को ये 1400 करोड़ सारे यूनिट होल्डर्स के बीच में बांटना है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, है ना? तो पर यूनिट वैल्यू कितनी आ गई? 14 रुपीज़। मतलब जिस इन्वेस्टर ने मेरे को लास्ट ईयर 10 रुपए दिया था उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू, अब आप उसे एनएवी बोलो, एनपीवी बोलो, एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनएवी इज नेट एसेट वैल्यू, वो आज कितनी है? 14 रुपए की। तो इस पॉइंट पर एट द एंड ऑफ द ईयर अगर कोई फंड की यूनिट्स खरीदता है उसको 10 में नहीं मिलेगी, उसको 14 में मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो एनईवी आपने कैसे कैलकुलेट किया? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स लेस टोटल लाइबिलिटीज, है ना? उसके अलावा लेस एक्सपेंसेस, लेस पेबल्स प्लस रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, अच्छा यूनिट्स की जगह ना मैं आउटस्टैंडिंग यूनिट्स लिख रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग क्यों लिख रहा हूँ? जब मैं आपको कल टाइप्स ऑफ फंड्स पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। तो ऐसे करके आप एनएवी कैलकुलेट कर सकते हो। रैंडम रैंडम एग्जाम्पल के लिए लिया 1500। लॉस हो गया तो खर्चे तो लगते ही ना, लॉस हो गया तो आपका लॉस है। अच्छा 1500 करोड़ की जगह 500 करोड़ हो जाता तो एनएवी नेगेटिव थी, है ना? कि 1500 की जगह 500 हो गया, माइनस 150 प्लस 50 मतलब 400 करोड़। 400 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो ये 4 रुपये की यूनिट हो गई आपकी, डिवाइडेड बाय 100 सॉरी, तो 4 रुपये की यूनिट हो गई। तो 10 रुपये की यूनिट इस साल की वैल्यू कितनी है? 4 रुपये की, तो आपका लॉस है। एकदम नहीं करेगा। नहीं नहीं, सभी को सभी को, वो पूल कॉमन है और उस पूल में ना आपका एक शेयर है, राइट? अब मेरा शेयर इन्वेस्ट हुआ या नहीं हुआ ऐसा कुछ भी नहीं होता, पूल तो कॉमन है ना। तो जो भी आपने इन्वेस्ट किया, जो रिटर्न्स आए वो सबको ही मिलते हैं, सभी में बटते हैं। प्रॉफिट भी सब में बटेगा, लॉस भी सब में बटेगा ना। अब किसी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट हुआ, किसी पे लॉस हुआ, आप बोला प्रॉफिट वाला मेरा, लॉस वाला तेरा है, तो वैसा नहीं होता ना। वो तो कॉमन पूल है, तो सब पूरा जो भी है सब कॉमन, सब में डिवाइड होता है जी। तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। आप जैसे इन्वेस्ट करते हो, है ना, कि भाई मैंने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, आज उसका भाव 120 रुपये हो गया। अब जब 100 से 120 हुआ, उसमें मेरा 5 रुपये का खर्चा हो गया, तो आपने कितना कमाया? 120 माइनस 100, 20 माइनस 5 के आपने एक्सपेंसेस, तो 15 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो बस आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, ये आपके बिहाफ पे 100 किसने इन्वेस्ट किया? फंड ने इन्वेस्ट किया। तो फंड क्या करता है? अपने भी खर्चे माइनस करके और वही पैसा बाकी जो बचता है वो इन्वेस्टर्स को वापस लौटा देता है। सिंपल, क्लियर है जी? क्या एनुअल रिपोर्ट है? हाँ हाँ, ओह अच्छा, मतलब आप ये रिपोर्टिंग की बात कर रहे हो कि रिपोर्ट आपको कैसे पता चलता है क्या किया वो? यार अभी क्या हो गया, जैसे पहले ना इसको ना फंड डॉक्यूमेंट बोलते थे हम लोग। फंड डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता था कि फंड्स की ना क्वार्टरली रिपोर्ट आती थी। एम्फी इज द एसोसिएशन विच टेक्स केयर ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स। एम्फी इज एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया। तो पहले एम्फी होता था और एम्फी के रेगुलेशंस थे, मतलब एम्फी आज भी है, ऐसा नहीं कि एम्फी चला गया, सेबी भी है, एम्फी भी है। म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय बोथ। तो एम्फी ये बोलता था कि आपको क्वार्टरली रिपोर्ट सारे के सारे इन्वेस्टर्स को देनी कि भाई इस क्वार्टर में आपके फंड ने कैसा परफॉर्म किया। कुछ फंड्स मंथली देते थे, कुछ फंड्स क्वार्टरली देते थे, कुछ फंड्स मतलब एनुअली तो सबको देना ही होता था। अभी क्या हो गया, विद दिस इन्वेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जब भी आप किसी फंड की यूनिट्स खरीदते हो ना, आप उसका ऐप डाउनलोड कर लो, आप उसका मोबाइल एप्लीकेशन देखना, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाएगा
उसमें ना आपको डेली का आपकी फंड वैल्यू पता चलेगी, मतलब मेरी आज की एनएवी कितनी मेरे को अभी कभी पता चल जाएगी। तो आप बस उस ऐप पे देखते रहो, आपको डेली का मॉनिटरिंग आपका रहता है कि आज फंड ने क्या खरीदा क्या बेचा, तो हर चीज़ की रिपोर्टिंग रहती है। तो बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया है सब, मतलब इसमें कुछ ऐसा वो सीक्रेसी वाला कुछ है ही नहीं। और मैंने इन्वेस्ट किया, मैंने छुपा, मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैंने तो इन्वेस्ट किया, उसमें क्या गलत किया, आपने पैसा दिया मैंने इन्वेस्ट किया आपका, तो बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया। अब तो ऐसा है कि आपको डेली रिपोर्ट चाहिए डेली मिल जाती है। बट हाँ, जो ये सारे कैलकुलेशन आप करते हो ये प्रेजेंटेबल फॉर्म में, ऑफकोर्स एंड ऑफ द ईयर तो आते ही आते हैं। बाकी फंड टू फंड वेरी करता है यार, कुछ लोग मंथली देते हैं, कुछ क्वार्टरली देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अपने को तो डेली रिपोर्ट मिल जाती है इसकी। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताएं जल्दी से। एनीवन? ये बात क्लियर है? क्वेश्चन लिख लें जल्दी से। होमवर्क था ना? हाँ, मतलब कोई क्वेश्चन पेंडिंग है अपना, है ना? तो पहले होमवर्क लिख लेते हैं। अच्छा, ये खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन था, आगे बहुत सारा बचा हुआ है ना? और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस समझ में आ जाना चाहिए। ये पक्का क्लियर है ना? क्योंकि ये नहीं समझेगा ना, आगे के 3 दिन आप बिल्कुल वेस्ट हैं आपके लिए, कुछ भी नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? श्योर 100% एवरीवन? पीछे सर बराबर साथ में चल रहे ना? हाँ, नहीं 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 नहीं, वो रैंडम मैंने ऐसे ही नंबर्स ले लिए थे। 1000 करोड़ एग्जाम्पल था, 1500 करोड़ एग्जाम्पल था, है ना? ऐसे ही रैंडम लिख दिया था मैंने वो। चलो क्वेश्चन बता दो यार। ओके, एक मिनट क्वेश्चन पढ़ दूं? हाँ, क्वेश्चन सुन लेना भैया। रोल ऑफ सेबी इन सिक्योरिटीज मार्केट इज रेगुलेटरी एज वेल एज एडजुडिकेटरी, है ना? सो मतलब ये ऐसा पूछ रहे हैं कि सेबी का रोल सिक्योरिटीज मार्केट में रेगुलेटरी भी है, वो रेगुलेट भी करते हैं, और एडजुडिकेटरी मतलब अगर कुछ गलत हुआ तो वो एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब इंक्वायरी कर सकते हैं, है ना? कमेंट लो भैया, किसको नहीं आया? 100% सबको आ गया। हाँ, नहीं आया, नहीं लिखा, एब्सेंट, एक्स वाई जी, फलाना डिमका, कॉलेज, मृत्यु हो गई किसी की, ये वो सब कहानी। हाँ नाइस, 1 2 3 4 5 6, हाँ बहुत बढ़िया। इतने ही लोग, ईमानदारी से कॉपी चेक करूँगा तो भी इतने ही निकलेंगे ना? 1 2 3 4 5, इधर कौन था? आप दोनों, 6 7 8 9, बाकी सब नहीं लिखा, 9 ही लोग हैं ना? चलो ठीक है। अच्छा सुनो, ये एब्सेंट वाली कहानी ना लास्ट टाइम है अपनी, है ना? कल से एब्सेंट वाली कहानी नहीं सुनूंगा। अगर एब्सेंट हो तो किसी से क्वेश्चन ले लेना, ठीक है? बट क्वेश्चन ले लेना, अब कल से बिल्कुल मत बोलना मैं एब्सेंट था उस दिन, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी मतलब नहीं। और आंसर लिख के लाओ, नहीं आया तो किसी का टाप देना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे को आंसर चाहिए, है ना? सो रोज़ क्वेश्चन रोज़ आंसर्स फिक्स, कुछ भी कहानी में। और मैंने आपको बताया 2 ही रीजंस जस्टिफाइबल लगते हैं मेरे को, एक किसी घर में कोई पैदा हुआ है, दूसरा किसी घर में मृत्यु हो गई, बस ये 2 एक्सक्यूजेज हैं जेन्युइन, बाकी सब छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है ना? हाँ, नाम लो भाई, करो भाई नामकरण सब अपना अपना, फटाफट बता दो जल्दी, कौन कौन थे डिफॉल्टर, खड़े हो जाओ जल्दी जल्दी से यार, शर्माओ मत। हाँ, एब्सेंट वाले कौन थे इसमें? मैम का मेरे को पता है, विद्या कल नहीं थे आप, परसों तो थे ना? ओके मैम, अपन तो आ रहे रोज, है ना? वैष्णवी कब से स्टार्ट किया आपने? अजी परसों नहीं थे आप, ओके। और इधर अपूर्वा जी अपने क्या सीन है? थे ना? हाँ, नाम लिखो मैम का। अपन भी थे त्याशा? नहीं थे, कब? झूठ, ईमानदारी से, बाजू वाली कसम, पक्का ना? इधर क्या दोनों अपन तो थे ही, लेक्चर में थे ही ना? कब एब्सेंट थी? हाँ, दोनों का नाम लिखो, दोनों का नाम लिखो, दोनों का नाम लिखो। और पीछे अपूर्वा, और कौन? यहाँ पे भी कोई डिफॉल्टर था ना? हाँ, सम्यक, हाँ नहीं वैष्णवी का छोड़ दो, बस हमें डन ना? चलो आंसर लिखो जल्दी से। अरे सुना तो दो।
वेरी नाइस है, 5 on 5, बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ है। चलो लिखो फर्स्ट पॉइंट। यार बस आंसर्स लिखना, कल आप टेस्ट दे रहे हो ना, आपको वो तकलीफ समझ में आ जाएगी कि आंसर नहीं लिखोगे तो क्या प्रॉब्लम होती है ना। इसके तो आई थिंक कंप्लीट सिक्योर आपने 8-10 क्वेश्चन लिखे होंगे प्रॉब्ली यार, है ना। सो रोज़ लिखना ही लिखना है अपने को विदाउट फेल, और ईमानदारी से, बहुत जेन्युइनली मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगी आपको पेपर लिखते वक्त कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लिखना क्या है। अभी मैं कॉन्सेप्चुअली आपको कोई चीज़ समझाने के लिए बोला ना, फड़फड़ बोल दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन लिखने में हर स्टूडेंट को दिक्कत आती है। अपन कितने ही होशियार हो, कितने ही डम हो, सबका कॉमन प्रॉब्लम है ये, बिकॉज 99% स्टूडेंट्स को लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, अपने मन में आशा होती है कि थोड़ा सा अपने को लीगल जार्गन लिखना है, सिक्योरिटी इज अ बिट ऑन द टेक्निकल साइड, सो ये कुछ कॉमन कंसर्न्स रहते हैं। सर 5 मिनट वादा किया था आपने, झूठ ना बोलना। आज 3 घंटे का लेक्चर है आपका, प्लीज। ओके सॉरी, 2 घंटे, सॉरी माई मिस्टेक। जी आंसर लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। रिकॉर्ड था ना, वो भी मैंने कैमरा ऑन किया था कि नहीं। हाँ, क्या रोल ऑफ सेबी ना, हाँ लीजिए। सेबी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1992। सेबी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1992 in order to promote and regulate trades in securities market, promote and regulate trades in securities market, as well as investigate into affairs of participants के affairs, investigate into the affairs of all the participants in the market, all the participants in the market. Second, as a regulatory authority, SEBI has been entrusted, as a regulatory authority, SEBI has been entrusted with the powers to make laws and ensure that they've been complied with, We'll stop. Next point. On the other hand, it also has powers. To investigate as well as pass an order against any entity or person in default, and make sure that the order has been acted upon. Full stop. Next point. SEBI has all the powers as that of a civil court.
has all the powers as that of a civil court, and hence its order is binding upon all the parties. Its order is binding upon all the parties. Last point. Therefore, role of SEBI is regulatory. Role of SEBI is regulatory as well as adjudicatory. Regulatory as well as adjudicatory. Question. Order of SEBI is binding upon, हो गया. Order of SEBI is binding upon the parties to the dispute. SEBI is binding upon the parties to the dispute. Full stop. Comment. Full stop. 4 marks. No full stop. Done. The parties to the dispute. Comment. बहुत बहुत धन्यवाद.